हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 सेट प्रैक्टिस को लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस सेशन की हम शुरुआत करें इससे पहले हम एक छोटा सा पेप टॉक यानी कि अपलाउटिंग सेंटेंस आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। इस बात को मैं अपने प्रत्येक सेट में दोहराता हूँ ताकि आप अपने आप को हमेशा एनर्जाइज और वार्म अप रखते हुए सेट प्रैक्टिस करें। इस चैनल की यही विशेषता है कि एजुकेशनल कंटेंट के साथ साथ मैं आपको मोटिवेट भी करता रहता हूँ ताकि आज के कलाघोंट कंपटीशन के युग में अपने आप को आप सामान्य रख सकें और आगे बढ़ सकें। दोस्तों, किसी भी सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है जिसे आपको करते रहना है। अगर आप जीत जाएंगे तो लीड करेंगे और अगर आप हार जाएंगे तो गाइड करेंगे। ओके, तो आइए इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम प्रश्नों की श्रृंखला को आपके सामने प्रस्तुत करें, आपसे मेरा ये छोटा सा आग्रह है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। बिहार संदर्भित परीक्षाओं के लिए पहला प्रश्न बिहार से रिलेटेड है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे है नागी नकटी? इसे नागी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ओके, जमुई जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वही 200 हेक्टेयर का आर्द्रभूमि है ये। ओके, इसे 1948 में, कब? 1948 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। ओके, तो इन तथ्यों पर आप गौर करेंगे। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्वर्ण खनिज पाए जाते हैं? तो ये जिला जमुई जिला है। ओके, जमुई जिले में स्वर्ण सोना जो है वो एक कीमती खनिज पदार्थ है। इसका उपयोग आभूषण और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जमुई जिले के सोनो ब्लॉक में, ओके, बिहार के जमुई जिले के सोनो ब्लॉक में इसका भंडार पाया है। ओके, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ये था विलियम केसर की नीति, परस्पर विरोधी गुट, शस्त्रीकरण की होड़ या ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जून 1914 को 28 जून 1914 को बोस्निया हर्जेगोविना को साराजेवो में आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रो हंगेरियन राजशाही के उत्तराधिकारी और उनकी पत्नी सोफी की हत्या के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था। ओके, तो राइट आंसर डी है, वास्को दा गामा। ओके, भारत में पहली बार कहां पर पहुंचा था? ओके, तो वास्को दा गामा भारत में पहली बार केरल में, ओके, केरल में कब? 1498 ईस्वी में केरल का एक छोटा सा जगह है कोझिकोड। ओके, केरल के
कोझिकोड नामक जगह पर पहुंचा था। उस समय यहाँ का जो राजा था वो था जमेरिन। तो इन तथ्यों को आप याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। समय अवधि निर्धारित नहीं है, 5 वर्षों का या 4 वर्षों का। तो ये कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के संविधान का पार्ट 5 अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक ये संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है। ओके, तो इन तथ्यों पर ध्यान रखिए। पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? यानी कि बंदरगाह सिंधु घाटी के लोथल सिटी में बंदरगाह था। ओके, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। कब? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा, और 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो शहरों की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1921 में हड़प्पा दयाराम साहनी, और 1922 ईस्वी में ये हड़प्पा, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी के द्वारा। ये दयाराम साहनी के द्वारा और ये आर.डी. बनर्जी के द्वारा। इसकी खोज की गई थी। इन तथ्यों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस क्लास वेरी मच। आप ऑडियो विजुअल तरीके से सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरा ये मोटो होता है कि मैं आपको वो सब कुछ बिल्कुल विजुअली और विजुअली आपको समझा दूं, ताकि जब इन प्रश्न परीक्षाओं में गुजरे तो आप वहां सामान्य रहते हुए स्कोर कर पाएं। ओके, सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओके, कौन सी खेती से सेरीकल्चर संबंधित है? तो ये रेशम की खेती। सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू रेशम की खेती। ये क्या है? सेरीकल्चर जो है वो लार्वा को पालने के माध्यम से कच्चे रेशम का उत्पादन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित चामुंडोंग ग्लेशियर से हुई है। कौन सी ग्लेशियर? चामुंडोंग ग्लेशियर। ओके, यारलुंग सांगपो। ओके, इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। कहाँ पे? तिब्बती नाम इसका यारलुंग सांगपो है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग। इन तथ्यों को आप अंडरमाइंड करेंगे। परीक्षाओं में जब पूछे जाते हैं तो यहाँ से अल्टरनेट क्वेश्चन एराइज कर लिए जाते हैं। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये भारत और मंगोलिया के बीच किया जाने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, नोमैडिक एलिफेंट। कुछ और भी एक्सरसाइजेस हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे अल नागा। ओके, अल नागा भारत और ओमान, संप्रति भारत और बांग्लादेश, हैंड इन हैंड भारत और चाइना, इंद्रा भारत और रसिया। इंद्र
बहुत इंपॉर्टेंट, भारत और रसिया के बीच। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच। धर्म रक्षक, भारत और जापान के बीच। टाइगर ट्रायम्फ, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्मीज के बीच। और एक और भी एक्सरसाइज है मालाबार व्यायाम, मालाबार एक्सरसाइज के रूप में जानते हैं, भारत जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इन तथ्यों पर आप ध्यान रखेंगे जब भी आप इस मेरे वीडियोज को देखते हैं, तो फैक्ट्स इतने आपके क्लियर होते जाते हैं कि फिर बाद में कुछ पढ़ने की और आवश्यकता नहीं रहती। आप जब भी इन वीडियोस को देखें तो फैक्ट्स के लिए आप बार बार इन्हें दोहरा करके, वीडियो को पॉज करके, तथ्यों को लिख करके आप इन्हें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान के लिए संविधान का आर्टिकल 42 दिए गए विकल्पों में यही विकल्प सही है। ओके, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ये 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी बाबर और लोधी साम्राज्य की हमलावर ताकतों के बीच लड़ा गया था, जो 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। दूसरा युद्ध, ये तो पहली लड़ाई हुई, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। ओके, पानीपत का दूसरा युद्ध सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है, और मुगल के साथ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। बैरम खान इसमें मुगल सेनापति, और उसके लिए ये बहुत बड़ी जीत। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ओके, इन तथ्यों पर आप गौर करेंगे। तीनों युद्धों के बारे में, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556, और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध लड़ी गई थी। मोहनजोदड़ो का शब्द क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शब्द मुर्दों का टीला। ओके, बार बार क्वेश्चन दोहराए जाने वाला, बिल्कुल इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है। जब आप मैट्रिक लेवल के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता जब पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इन तथ्यों को उसमें विस्तार से समझाया गया है। किस मुगल शासक के शासनकाल में जाजिया फिर से लागू किया गया था? तो ये औरंगजेब, बहुत ही कट्टरवादी मुगल शासक था, जिसने फिर से 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जाजिया दोबारा लागू किया था। कब लागू किया था इसने? 1679 ईस्वी में। जाजिया क्या था? जाजिया जो टैक्स है, ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ओके, अलाउद्दीन वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत में गैर मुस्लिमों पर यह कर लगाया था। अकबर के शासनकाल में इसे समाप्त कर दिया गया था, परंतु फिर से एक कट्टरवादी सम्राट भारत का औरंगजेब, जिसने भारत में फिर से जाजिया कर 1679 ईस्वी में लगाया। तो आपने देखा कि जाजिया कर के बारे में 3 फैक्ट्स यहाँ से। जाजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। खत्म किसने किया था? अकबर ने। और फिर से इसे लागू किसने किया था? तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में लागू किया था। ओके, और ये गैर मुसलमानों पर जाए जाने वाला टैक्स था। ओके, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु हो गई थी?
तो आगरा में सीढ़ियों से गिर करके। ओके। बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट, मुगल वंश का संस्थापक। इसका जन्म 1483 ईस्वी में फरगाना अफगानिस्तान में हुआ था। जन्म कब हुआ था इसका? जन्म 1483 फरगाना में इसका जन्म हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया यह युद्ध। इसने तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा। ओके। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। सबसे पहले इसके शव को आरामगाह में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसे काबुल ले जाया गया और उसे वहां पर दफना दिया गया था। ओके। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1930। ओके। सीढ़ियों से गिरकर के इसकी मृत्यु हुई थी। पहले इसे आगरा में ही दफनाया गया था, आराम बाग में। बाद में इसे भेज दिया गया काबुल और वहां पे इसे दफनाया गया था। ओके। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोनपुर पशु मेला लगता है? तो ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ही बड़ा पशु मेला है और बिहार के सोनपुर में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हरिहर क्षेत्र। और ये एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। इन तथ्यों को आप अंडरमाइन करेंगे। सोनपुर शहर गंगा नदी के तट पर है। ओके। यहाँ घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट जैसे विभिन्न जानवरों की बिक्री और खरीद होती है। बहुत बड़ा मेला। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध को ग्रेट एनलाइटेनमेंट बोधिसत्व की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ओके। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा। ओके। इनके पहले गुरु वैशाली के अलार कलाम थे। इनसे इन्होंने साख्य दर्शन की दीक्षा ली थी। ओके। 35 ईयर्स की उम्र में उरुवेला बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के तट पर। उरुवेला में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बाद में उन्हें लोग तथागत या बुद्ध, सब कुछ जानने वाला, एनलाइटेड कहने लगे। इस स्थान को बाद में बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि गया से दक्षिण की ओर स्थित है। बाद में ये पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सारनाथ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने उपदेश देना शुरू किया क्रमशः। बाद में कुशीनगर में जा करके और उन्हें वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ तथ्य थे गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्हें आप अंडरमाइन कर लेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिल जाती है। ओके। देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? ये आर्टिकल 54। ओके। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन? जो दोनों सदन हैं वो, और इसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू द
ये 54 आर्टिकल 54 जो है, ये दिस इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस क्वेश्चन वेरी मच। आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ऑडियो विजुअल तरीके से जब हम सेट प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होता है। सामने सब कुछ आते रहता है और हम स्कोर करते रहते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन का जो स्कोर होता है, इसमें लगभग डिस्क्रिप्शन के बाद 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप ये देखने का कोशिश करें कि आपने इस सेट में कितने स्कोर किया। अगर आप 25 स्कोर कर पा रहे हैं, योर प्रिपरेशन इज वेरी वेल एंड यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ओके, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। आप अपना स्कोर जरूर चेक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया। बिहार में साक्षरता का दर क्या है? 61.80%। ओके, पुरुष साक्षरता दर 70.32%, मेल, और फीमेल 53.57%। एंड ये तो ओवरऑल। ओके, याद रखेंगे दोनों मेल एंड फीमेल के बारे में। 70.32% मेल एंड 53.57% फीमेल। एंड ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ बिहारी 61.80%। केरल, इसी संदर्भ में अगर केरल के बारे में पूछ देगा तो केरल जो है वो बिहार का सर्वाधिक साक्षर राज्य 93.91% के हाईएस्ट स्कोर के साथ। लक्षद्वीप दूसरा, जिसमें 92.28%, और मिजोरम तीसरा 91.58% साक्षरता दर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर। ओके, नेक्स्ट। प्रसिद्ध खोजकर्ता और नाविक कोलंबस कहाँ के मूल निवासी थे? ये इटली का रहने वाला। ओके, कोलंबस, इटली। क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता भी कहा जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा को स्पेन द्वारा वित्त पोषित किया जाता था, जहां से वह 1492 ईस्वी में रवाना हुए थे। ओके, उन्होंने अमेरिका के लिए समुद्री मार्गों की खोज की थी। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका। ओके, नेक्स्ट। बिहार का जनसंख्या का घनत्व तो 1106। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। बिहार का जनसंख्या का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का सबसे आबादी वाला शहर पटना, और सबसे कम आबादी वाला शहर शेखपुरा। बिहार का लिंगानुपात 918, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं बिहार में हैं। तो इन सारे तथ्यों को अपन रिमाइंड करेंगे। सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और परीक्षाओं में रिपीट किए जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा टका। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेशी संसद का नाम है? जातीय संसद, बांग्लादेश की संसद का नाम। ओके, भारत संसद, ईरान मजलिस, ये मजलिस जो है ईरान का है। ओके, ईरान। और शोंगदू, शोंगदू जो है भूटान का। और मजलिस ईरान, जातीय संसद बांग्लादेश, ये जो है बांग्लादेश। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये युद्ध 1764 ईस्वी में,
1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कब? 22 अक्टूबर। यह लड़ाई अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने इस युद्ध के बाद उन्हें बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान हो गया। यह हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय आदि शामिल थे। इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना हार गई थी। ओके। इस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ा था। तो ये युद्ध भारत के इतिहास के लिए बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध, और अंग्रेजों के पांव जो है वो भारत में लगातार जमते चले गए। तो बहुत ही निर्णायक युद्ध, बक्सर का युद्ध बिहार में लड़ा गया था। ओके। 1764 ईस्वी। निम्नलिखित में से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी राइज कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज रिलेटेड टू बिहार। भारत के पहले नागरिक के रूप में भारत के राष्ट्रपति को जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था। ओके। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपतियों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, 7वें बीटी चत्ती, 8वां नीरव संजीव रेड्डी, 9वां ज्ञानी जैल सिंह, 10 आर वेंकट रमन, 11वां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 12 आर के नारायणन, 13वां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 14वें प्रतिभा पाटिल देवी सिंह, 15वें प्रणब मुखर्जी, 16वें रामनाथ कोविंद और 17वें द्रौपदी मुर्मू, जो कि 21 जुलाई 2022 से अभी पदस्थ हैं। ओके। तो इन राष्ट्रपतियों को आप सिलसिलेवार ढंग से याद रखेंगे, वीडियोस को पॉज करेंगे, इनके नाम को याद रखेंगे। कभी कभी किसी भी राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाएगा और इनका क्रम पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं, 21वें राष्ट्रपति हैं, या रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कई परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न देखे गए हैं। 26वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये 1946 में। ओके। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये सासाराम में। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस दोहराए जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम जो है इनमें बिहार से 5-10 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द की संज्ञा दी गई है? मिनी संविधान। ओके। 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। ये कब हुआ था? 1976 में मिनी संविधान। ओके। क्योंकि इसने संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किए थे, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार इसमें शामिल था, तो इसलिए इसे मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। 1976वां संविधान संशोधन, जो कि 42वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस और तथ्य यहाँ से राइज की जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो किया गया था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1), ओके, इसे मौलिक अधिकारों से सूची से हटा करके और इसे 300(a) बना दिया गया था, जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है। और अब आपको भारत में संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार के रूप में आपके सामने पेश है। ओके। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल वित्तीय विवरण से संबंधित है? ये आर्टिकल 112। ओके। वार्षिक वित्तीय विवरण
का प्रावधान आर्टिकल 112 में दिया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के का कारण होगा, उनके द्वारा किया जाएगा। कुछ तथ्य। रेलवे बजट को 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिशों पर आम बजट से अलग किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। 1924 ईस्वी एक वर्ष समिति की रिपोर्ट पर रेलवे बजट को अलग से जो है वो बजट रेलवे को पेश करने का अधिकार प्रदान किया गया था। रेलवे का बजट 1924 ईस्वी एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। ओके, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है? ये शहर है भागलपुर, बिहार का। भागलपुर भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। भागलपुर बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित, और इसे ये डॉल्फिन अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। ओके, तसर सिल्क रेशम जो है वो भागलपुर का प्रसिद्ध रेशम है। भागलपुर जो है वो एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो क्या है? आमों के लिए भी भागलपुर प्रसिद्ध है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बड़ी महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्नों की श्रृंखला को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे तथ्य आपके क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मेरा जो सेट प्रैक्टिस का जो सीरीज होता है ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखा जाता है। यानी कि प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन होते हैं ये बच्चों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप छात्रों से मेरा ये आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और नियमित और डेडिकेटेड वीडियोज जो मैं यहाँ पर लाता हूँ आप भी नियमित तरीके से परीक्षाओं की तैयारी करें, और वो दिन दूर नहीं जबकि आप सक्सेस होंगे। मेरा डेडिकेशन, आपका डेडिकेशन और मेरा जो मार्गदर्शन होगा आपको सफलता की मंजिल पर ले जाएगा। ओके, जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने कहा था कि अगर आप जीत जाएंगे तो लीड करेंगे, अगर आप किसी वक्त पीछे रहते हैं, हारता तो कोई है नहीं, अगर पीछे रह जाता है तो वो गाइड करता है, क्योंकि उसे सारे रास्ते मालूम होते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।